बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने मस्तिष्क को समझने की कोशिश की है? हमारा जो ये मस्तिष्क है ना, किसी सुपर कंप्यूटर की तरह है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आज तनावपूर्ण लाइफस्टाइल के कारण हमारे मस्तिष्क को हमेशा ही एक खतरा बना रहता है। जी हाँ, ये खतरा है ब्रेन स्ट्रोक का। ब्रेन स्ट्रोक, जिसे हम ब्रेन अटैक या फिर आम भाषा में कहें तो लकवा भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण कम तो हुआ है और भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पूरा करके दुनिया भर के सामने एक मिसाल भी कायम की है। बावजूद इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। अगले सप्ताह 29 अक्टूबर को वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे है, इसलिए आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि रिकवरी के बाद कोरोना के साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, किन्हें खतरा है, बचाव कैसे करें। ब्रेन स्ट्रोक के कारण, लक्षण और उपचार के बारे में बहुत सी बातें आज हम अपने विशेषज्ञों से साझा करेंगे। साथ ही ये भी समझेंगे कि डायबिटीज और हाई बीपी के चलते कैसे बचे ब्रेन स्ट्रोक से। विषय क्या है, आइए सबसे पहले बता देते हैं। विषय रहेगा कोरोना रिकवरी के बाद साइड इफेक्ट्स, ब्रेन स्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। जी हाँ, कोरोना रिकवरी के बाद साइड इफेक्ट्स, ब्रेन स्ट्रोक, कारण, लक्षण और उपचार। मस्तिष्क से जुड़ी अगर आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, कोई बात आप जानना चाहते हैं, तो आप उसके समाधान हमसे जान सकते हैं। हमारे साथ देश के दो बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं, दो बड़े न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, हम ये कहेंगे। आइए परिचय करवा देते हैं। आप हैं डॉक्टर प्रोफेसर देवशीष चौधरी, आप जीबी पंत हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर और एचओडी हैं, जिससे आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से रिकवरी के बाद किन मरीजों को स्ट्रोक का खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर प्रोफेसर बीके बजाज, आप भी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, बता दें आपको, न्यूरोलॉजी विभाग में एचओडी हैं। आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रोक के साधारण लक्षण क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो दोस्तों, आप हमसे अपने सवाल बेझिझक पूछें। इसके लिए सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है, जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल करेंगे तो आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। बिल्कुल, इसी के साथ हम अपने विशेषज्ञों से बातचीत की शुरुआत करें। आपको बता दें कि भारत ने कोरोना के खिलाफ जंग में एक नई उपलब्धि हासिल की है। जी हाँ, गुरुवार को भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। विशेषज्ञों से हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं एम्स दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर रणदीप गुलेरिया जी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। जानना चाहेंगे, हमारे देश ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने कोविड वैक्सीनेशन का जो करोड़वां शतक है वो लगा लिया है, लेकिन अभी भी कई तरह की चुनौतियां बाकी हैं। इन पर क्या कहना चाहेंगे आप? भारत ने 1 बिलियन डोजेस जो है वैक्सीन के लगा दिए हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अभी हमारी लड़ाई कोविड पैंडेमिक से ख़त्म नहीं हुई और आगे भी बहुत चुनौतियां हैं। सबसे पहले हमें आगे वाले वेव्स को अवॉइड करना है, इसलिए आगे जैसे त्योहारों का सीज़न अब चल पड़ा है तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना बहुत ज़रूरी है। चाहे मास्क लगाने की बात करें, 2 गज़ की दूरी की बात करें, हाथ धोने की बात करें, भीड़ ना इकट्ठी होने दें, ये अभी भी बहुत ज़रूरी है। साथ साथ जिन लोगों को अभी दूसरी शॉट वैक्सीन की लगानी है वो आगे आके अपने पूरा डोज लगाएं और अपना पूरा ध्यान रखें। बुज़ुर्ग लोग जो हैं, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, वो स्पेशली अगर उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई, वो आगे आके वैक्सीन लगाएं जी। और हम पूरी तरह से सतर्क रहें, जिससे फिर से ऐसी स्थिति ना आए जो हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखी कि ये केसेस एकदम बढ़ जाएँ जी। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम पैंडेमिक से निकलने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं आई कि हम कहें कि अब पैंडेमिक ख़त्म हो गया है। इसलिए अभी भी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, लेकिन ये जो अचीवमेंट है 1 बिलियन डोजेस की, ये हमें एक हौसला देती है
कि हमारा देश जो है वो आगे बढ़ सकता है और इस पैंडेमिक से जल्दी बाहर आ सकता है। जी, हमारा देश आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर इस पैंडेमिक से हम बाहर आएंगे ही। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ये जो सफर है कैसे संभव हो पाया? जैसे कि हम बात करें पहले 50 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन डोजेस की, तो इस लक्ष्य को छूने में करीब 202 दिन लगे हैं, लेकिन बाकी के 50 करोड़ वैक्सीनेशन करीब 76 दिन में ही पूरे हो गए। तो ये सफर कैसे संभव हो पाया, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो जैसे हमने कहा कि पहले 50 करोड़ में ज़्यादा टाइम लगा था, दूसरे 50 करोड़ बहुत जल्दी हुआ। इसके कई कारण हैं। शुरू में जब हमने वैक्सीन स्टार्ट की तो पहले सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी थी, फिर आस्ता आस्ता और लोगों में शुरू हुई, बुजुर्ग जिनकी उम्र ज़्यादा थी और कोमॉर्बिडिटीज़ थी, तो इसलिए वैक्सीन का पेस आस्ता आस्ता पिकअप हुआ। उस टाइम में लोगों में वैक्सीन हेजिटेंसी भी बहुत थी। लोग ये सोचते थे कि नई वैक्सीन है, पता नहीं कामयाब होगी या नहीं, या साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। बहुत अफवाहें थी कि ये वैक्सीन पूरी तरह से इसमें रिसर्च नहीं हुई है। इसलिए शुरू में लोगों में हेजिटेंसी भी थी और हमारा फोकस भी था कि हम जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीनेट करें, क्योंकि अगर उनमें कोविड हो गया और वो बीमार हो गए तो आगे जो सिस्टम है वो नहीं चल पाएगा। जी। लेकिन जैसे जैसे वैक्सीन पे कॉन्फिडेंस आया, लोगों में भी उत्साह बढ़ा, तो हमारे डोजेज भी बढ़े, हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ी और हमने ये देखा कि पिछले जो 50 करोड़ डोजेज हैं वो हमने बहुत जल्दी दे दी। और मेरा ये मानना है कि हम आगे इससे जल्दी भी कर पाएंगे और अगले 50 करोड़ डोजेज हम और जल्दी दे पाएंगे। जी बिल्कुल, अगले 50 करोड़ का जो सफर है वो जल्द से जल्द हम तय कर पाएं, इसी उम्मीद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। आपसे जानना चाहेंगे अब हम बूस्टर डोज के बारे में। हमारे देश में लगातार बूस्टर डोज लगाने की बात की जा रही है, इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? बूस्टर डोज की जो है ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जैसे हम कई और वायरल इन्फेक्शन की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा की बात करते हैं, तो हर साल एक बूस्टर डोज के लिए कहते हैं, क्योंकि वायरस चेंज होता रहता है। जैसे कोविड भी म्यूटेट करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस भी म्यूटेट करता है जी। तो हो सकता है कि हमें बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़े, लेकिन उसमें कई चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं है। पहली चीज़ तो यह है कि बूस्टर डोज कब लगनी चाहिए, कितने महीनों के बाद लगनी चाहिए। 1 साल बाद लगनी चाहिए, उससे पहले लगनी चाहिए, उसके बाद लगनी चाहिए, ये अभी आंकड़े नहीं आए हैं। दूसरा, किस लोगों को सबसे पहले बूस्टर डोज लगना चाहिए? बुजुर्गों को लगना चाहिए जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें ज़्यादा सीवियर डिजीज़ के चांसेस हैं, इसलिए उनको पहले लगना चाहिए, ये भी क्लियर हो जाए। और तीसरी चीज़ है कि बूस्टर कौन सा लगना चाहिए, जो आपने पहले वैक्सीन लगाई उसी का बूस्टर होना चाहिए या हम मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। कुछ डेटा ये सजेस्ट करता है कि मिक्स एंड मैच करने से आपकी इम्यूनिटी बेटर हो सकती है जी। और बहुत रिसर्च हो रही है कि नए जनरेशन वैक्सीन आएँ जो वेरिएंट्स को भी कवर करें, जो डेल्टा वेरिएंट है या बीटा वेरिएंट है। तो मेरा यह मानना है कि अगले कुछ महीनों में हमें ये क्लियर होगा कि बूस्टर की कब ज़रूरत है, कैसा बूस्टर लगाना चाहिए और किन लोगों को पहले लगाना चाहिए। अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हम सारे अपनी सारी जो जनता है, अडल्ट पॉपुलेशन और हाई रिस्क ग्रुप हैं, उनको एटलीस्ट 1 डोज लग जाए वैक्सीन का, उसके बाद फिर हम बूस्टर डोज की बात कर सकते हैं। जी, तो यही कोशिश की जा रही है कि लगभग 1 डोज तो लग ही जाए सारे देश की जनता को। तो ऐसे में सेकेंड डोज को लेकर किस तरह की प्लानिंग है, इस पर आप हमें जानकारी दीजिए। सेकेंड डोज का आगे अभी जैसे चल रहा है वैसे ही प्लान है। सेकेंड डोज जो हम कोविशील्ड की बात करते हैं वो 84 डेज के बाद है, 12 हफ्ते के बाद है, और कोवैक्सीन जो है वो 1 महीने के बाद लगानी चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि अगर आपने जो भी वैक्सीन लगाई है उसका जब भी सेकेंड डोज ड्यू है तो आप आगे आके उसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोनों डोजेज के बाद ही आपको पूरी तरह से सुरक्षा मिलती है। कई लोग ये सोचते हैं कि हमने 1 डोज लगा दिया है, अब कोविड के केसेस कम हो गए हैं इसलिए दूसरे डोज की ज़रूरत नहीं है। ये गलत धारणा है, क्योंकि अगर आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। और कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हम केसेस देख रहे हैं और हमें पता है कि ये जो वायरस है ये अपना रूप बदलता रहता है और हमें पूरा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कहीं फिर से रूप बदल के केसेस ना बढ़ें। इसलिए मैं सब लोगों को ये कहूँगा कि आप सेकेंड डोज जब भी ड्यू हो वो ज़रूर लगाएं। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अहम जानकारी साझा करने के लिए हमारे सभी दर्शकों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, वैक्सीन की दिशा की अगर हम बात करें तो हमारे देश ने एक ऊंची उड़ान भरी है। हमारे साथ जुड़े थे एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जिन्होंने इतनी अहम जानकारियां साझा की हैं। यही संदेश दिया जा रहा है कि वैक्सीनेशन जरूर पूरा करवा लीजिए। 1 लगवा लिया है तो दूसरे के लिए आप जब भी ड्यू है उसको आप मिस मत करिए, जरूर लगवाइए।
चलिए, तो ये तो बात हो गई कोविड वैक्सीन की। आइए इसी के साथ हमारी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और सिलसिला शुरू करते हैं हमारे मस्तिष्क की सेहत के बारे में आपको बताते हैं। विषय एक बार दोहरा देते हैं आपके लिए कि कोरोना रिकवरी के बाद क्या है साइड इफेक्ट्स और ब्रेन स्ट्रोक कारण, लक्षण और उपचार, इसी पर हमारी चर्चा होगी कार्यक्रम के दौरान। कोई सवाल है आपके मन में, टोल फ्री नंबर की एक बार फिर से जानकारी दे देते हैं, 1800-113060 और 1800-113061 हमारे टोल फ्री नंबर हैं। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर आइए इसी के साथ चर्चा की हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, अभी हमने डॉक्टर गुलेरिया से भी बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि कोरोना वैक्सीन का अभी तक का सफर तो अच्छा रहा है, आगे भी हमें और ज्यादा इसके प्रति सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? बिल्कुल, मैं वही बात दोहराना चाहता हूं कि इंडिया ने, हमारे भारतवर्ष ने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है और ये दुनिया में बहुत ही अहम है, क्योंकि हमने दुनिया को दिखा दिया कि हम कर सकते हैं जी। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ। अभी काम को और बढ़ाना है। सारे पॉपुलेशन जो है, एडल्ट पॉपुलेशन, उसको वैक्सीन के तहत लाना है और स्पेशली 2 डोज, जो सेकेंड डोज है, उसको कंप्लीट करना है और तभी हम बोल सकेंगे कि हाँ, हम कुछ हद तक इस पैंडेमिक में कंट्रोल पा लिए हैं। अभी पैंडेमिक गया नहीं है, अभी भी हमें सेम, जो जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि उस सारे जो हम अभी चीजें मान रहे थे, सावधानियां हैं, वो सारी करनी है जी, वो मेंटेन करना है जी। ऐसा नहीं समझना है कि कोरोना खत्म हो गया है, सब बिल्कुल भी नहीं है। मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है, हाथों की साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई का भी बेहद जरूरी है ध्यान रखना। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर बजाज का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर बजाज से अब हम ब्रेन स्ट्रोक पर बात करते हैं। डॉक्टर बजाज, हार्ट अटैक की बात करें, बहुत लोग जानते हैं, हर दूसरे आदमी को इसके बारे में जानकारी होती है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक के बारे में लोगों को उतना नहीं पता होता। क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक की तरह ही है जी। हार्ट अटैक होता है अगर ब्लड सप्लाई हार्ट को अवरोधित होती है, रुकावट आती है उसमें। उसी तरह से ब्रेन अटैक, जिसको हम कहते हैं या स्ट्रोक कहते हैं, उसमें 2 वजह मोटी मोटी होती हैं। या तो जो ब्लड सप्लाई, जो खून का दौरा है, जो ब्रेन को जा रहा है, वो रुकावट आ रही है उसमें, या जो नस है, जो ब्लड कैरी करती है, जो ब्लड वेसल्स हैं जिसमें हमारा ब्लड ब्रेन तक जाता है, वो फट जाएं और वो ब्लड जो है, ब्लड का रिसाव जो है ब्रेन के अंदर हो जाए, या ब्रेन के अंदर मौजूद, जिसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं, पानी होता है जो ब्रेन के अंदर, उसमें आ जाए, तो उसको हम ब्रेन अटैक कहते हैं। तो मोटा मोटा एक जो खून की कमी, जो खून जो जा रहा है ब्रेन को, उसमें कमी आना, और दूसरा जो खून जो है, खून की जो नस है, उसका फट जाना, ये स्ट्रोक की वजह होती हैं जी। तो ये हम कह सकते हैं कि इस वजह से जो ब्रेन स्ट्रोक है वो होता है किसी भी मनुष्य में। क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञों से तो उनकी राय जानेंगे ही, लेकिन आइए आपको दिखा देते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट, जानते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और भी ज्यादा नजदीकियों से। कोरोना का असर केवल फेफड़ों पर ही नहीं, बल्कि दिमाग, हाथों पर भी होता है। कोरोना की पहली लहर में देखा गया था कि कोरोना के चलते ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आए थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में मामले बढ़े हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना होने पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। जो लोग पहले ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनमें ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक होता है। साइकाइन स्टॉर्म और डी डाइमर के बढ़ने से भी ब्रेन स्ट्रोक होता है। अगर कोरोना मरीज को किसी तरह की कमजोरी और बोलने की क्षमता जा रही है, तो ये ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इसमें चेहरे पर कमजोरी और हाथों में भी कमजोरी दिखाई देती है। सही समय पर इलाज मिल जाए तो ब्रेन स्ट्रोक से बचा जा सकता है। तो देखिए, अभी हम सब ने एक खास रिपोर्ट, आइए इसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर चौधरी, लक्षणों के बारे में क्या कहेंगे आप? किस तरह से पहचान हो कि ब्रेन अटैक हुआ है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसको पहचानना और तुरंत
मेडिकल हेल्प को आप सीख करेंगे, आपको उसके लिए जाएंगे अस्पताल में, तो ये बहुत जरूरी है। देखिए, ब्रेन अटैक में ब्रेन का कौन सा हिस्सा अफेक्टेड हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सबसे कॉमन जो है, सबसे आम जो तरीका है, जिसको आपने लकवा कहा, कि वो पैरालिसिस हो जाता है। एक अंग, एक साइड का अंग, वो हाथ या पैर काम नहीं करना, चेहरे में टेढ़ापन आ जा सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन दूसरे तरह के भी ब्रेन अटैक्स हो सकते हैं। अचानक देखने में दिक्कत आ सकती है, अचानक लोगों को यह हो सकता है कि अपने दोनों जो हिस्सा है शरीर का, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पहचान नहीं पा रहा, ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से काफी सारे सिम्टम्स लक्षण हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज इन्वॉल्व। बट मोस्ट कॉमन जो है, बोलने की दिक्कत, कमजोरी या लकवापन, या दिखाई देने में दिक्कत, या सेंसरी सिम्टम्स, यानी कि अचानक शरीर सुन्न हो गया, एक हिस्सा सुन्न हो गया। तो ये सारे जो है, और ये सारे अचानक होते हैं, हम कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। जैसे अचानक बिजली गिरती है, उसी तरह काम कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अचानक ये शुरू हो गया। तो ये जो है, ये बताता है कि ब्रेन में जाने वाली जो नस है, उसमें या तो जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया, या तो रुकावट आ गई, जिसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, और नहीं तो वो फूट गया, तो इसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और यूजुअली जब हेमरेज होता है, तो इतना ज्यादा प्रेशर से ब्रेन में रक्त फैल जाता है कि उसके लिए मरीज काफी समय बेहोश भी हो जाता है। तो अचानक कोई बेहोशी भी आ जाए, तो वो भी ब्रेन स्ट्रोक का लक्षण हो सकता है। तो ये तमाम लक्षण हैं जिसके लिए जैसे ही अगर हमें दिखाई देते हैं तो हमें बिल्कुल अटेंटिव हो जाना चाहिए, सतर्क यहाँ पर हो जाना चाहिए। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम लक्षण हो जाते हैं, ये जैसे खून नहीं पहुंच पाता है या फिर बर्स्ट हो जाता है, ये क्यों होता है डॉक्टर बजाज? ऐसा क्यों? हमारी लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से, या फिर तनाव की वजह से, क्या कारण होता है? देखिए, इसके कारण कई हैं। कुछ कारण ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि हमारी जो समझ लीजिए हमारे जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं, जैसे हमारी फैमिलीज में रन करते हैं, पर ज़्यादातर जो कारण है हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। लाइफस्टाइल से रिलेटेड यानी कि मधुमेह का रोग, डायबिटीज़ जिसको कहा जाता है, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होना, या अगर खून में वसा की मात्रा, जिसको कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर कहा जाता है, वो ज़्यादा होना, या हमारा जैसे स्मोकिंग एक फैक्टर है, ज़्यादा स्मोक करना, तंबाकू का सेवन करना, और इसके अलावा जैसे और भी वजह है, जैसे कई बार इन्फेक्शन भी होते हैं, कुछ कारण इसके। तो लिस्ट तो काफ़ी लंबी है इसकी, लेकिन ज़्यादातर जो हम देखते हैं उसकी वजह ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, और कई बार कुछ तरह के सब्सटेंस अब्यूज जिसको कहते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो ये तमाम कारण हैं जिसकी वजह से हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, वो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर चौधरी आपका रुख करना चाहेंगे, लक्षण आपने बताए, इनमें से अगर कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, हम कह रहे हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, अगर अटैक हो गया है, तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए हमारे मरीजों को, या फिर जो परिवार वाले हैं उन्हें क्या करना चाहिए? तो ये बहुत अहम है। अच्छा, इससे पहले प्रश्न का मैं एक संदर्भ बोलूंगा कि हाइपरटेंशन जो है ना, ब्लड प्रेशर, ये नंबर 1 कल्प्रिट है जी। आप जैसे ही आपके 40 साल ऊपर हो रहा है, आप नियमित रूप से आपका ब्लड प्रेशर चेक कराइए। ये दर्शक लोगों को जानना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ स्ट्रोक आर ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जी। डायबिटीज है, लेकिन ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और ये आसानी से पकड़ में आ सकता है, इसके लिए दवाई ली जा सकती है, और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं, स्ट्रोक होने से बचाव हो सकता है जी। अब दूसरा प्रश्न जो आपने किया कि अगर हो गया और इस तरह के लक्षण आ गए तो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? एक ही उत्तर है, तुरंत आप अस्पताल पहुंचिए, अपने नियरेस्ट सेंटर में पहुंचिए, जहां पर एक सीटी स्कैन उपलब्ध है, जहां पर एक सीटी स्कैन की फैसिलिटी उपलब्ध है। क्योंकि सीटी स्कैन करके हम देखते हैं कि इसमें हेमरेज तो नहीं है या इस्कीमिया तो नहीं है। अगर हम देखते हैं कि रुकावट भी है, तो एक अभी दवाई उपलब्ध है, और इंडिया में बहुत सारे जगह में ये उपलब्ध है ना, ठीक है, उसको हम देते हैं, और उससे वो जो क्लॉट है वो घुल सकता है और कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। लेकिन ये सारे के सारा काम जो है, ये सारे 4 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए आप तुरंत अस्पताल पहुंचे।
जी बिल्कुल, तो तुरंत ही हमें यहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा, तभी ये इलाज जो है पूरी तरह से संभव हो पाएगा, पूरी तरह से रिकवरी भी संभव है। जैसे आपने कहा कि 40 के बाद तो ब्लड प्रेशर यहाँ पर चेक करवाना ही चाहिए, लेकिन आजकल डॉक्टर बजाज हम देख रहे हैं युवाओं में भी ये समस्या हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? युवाओं में ये समस्या का कारण एक आगे मोटा मोटा लाइफस्टाइल ही है, क्योंकि उसमें भी जो ओबेसिटी है, जो ओवरवेट होना, ठीक तरह से एक्सरसाइज, जो हमारा लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज रेगुलरली ना करना, और कुछ हद तक जो तंबाकू का सेवन करना, स्मोकिंग करना, ये सब जो है कारण हैं। इसके अलावा जो हमारा जैसे हम एशियन पॉपुलेशन जैसे हम कहते हैं, तो कुछ जो ये कहा जाए यूरोपियन या अमेरिकन पॉपुलेशन के मुकाबले हमारे कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी ज़्यादा पाया गया है। जी बिल्कुल, तो ये जो समस्या है लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा था कि जेनेटिकली भी प्रॉब्लम होता है, तो अगर फैमिली में किसी को है तो बाद में भी ये संभावनाएं हो सकती हैं डॉक्टर चौधरी? देखिए, ऐसा है कि जेनेटिकली जो प्रॉब्लम्स है ना, वो प्रॉब्लम्स ऐसे एक साथ नहीं आती है, वो मिल के आती है। ये इन सारे ये जो रिस्क फैक्टर्स हमने बताए हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये पॉलीजेनिक हम कहते हैं, बहुत सारे जीन्स इसमें एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके शरीर में पैदा करती है। तो आपके नाना जी या दादाजी को डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, किडनी डिजीज है, आपके मदर या फादर को है, आपके ब्रदर्स को है, तो आपको होने की संभावना बढ़ जाती है। और ये देखा गया है कि इंडिया में ये सारे जो डिजीज हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबिसिटी, स्मोकिंग, ये सारे थोड़ा अर्ली एज में हो रहा है, a decade earlier than the West। जी। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर यंग लोगों को इफेक्ट होना का ज्यादा संभावना बनता है। जी। इसीलिए यंग स्ट्रोक जो हम कहते हैं, क्लासिकली जो हम कहते हैं, पहले कहते थे 40 इयर्स के नीचे, अब शायद 50 इयर्स के नीचे कहते हैं, तो यंग स्ट्रोक की जो प्रोपोर्शन है हमारे देश में ज्यादा दिखाई देता है। उसका और भी एक ये कारण है कि हमारा जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, वो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी यंग बेस्ड है। हमारे में लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन द यंग ब्रैकेट बिटवीन 20 to 50, राइट? सो देयरफॉर दे आर मोर प्रीडिस्पोज्ड। और इसीलिए ये जरूरी है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो आपको शुरू से चौकन्ना होना पड़ेगा, शुरू से आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर मेरे फैमिली में है तो मेरे को भी हो सकता है, और मैं अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करूं। नमक तो बड़ों से ही हमें सीखना पड़ेगा, बिल्कुल। और किस तरह से हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, फूलबदन चौधरी जी, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नाम नंद स्वरूप मिश्रा में बाराबंकी से। जी नंद स्वरूप मिश्रा जी, पूछे अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये जो दूषित पानी, दूषित हवा या दूषित जो खान पान या अधिक सोचना का, इससे भी ब्रेन स्ट्रोक के खतरे बढ़ सकते हैं? जी, क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर बजाज? दूषित जो पोल्यूशन है, जो हवा दूषित है, दूषित हवा से भी अभी समय के साथ और भी एविडेंस इसमें हमें इकट्ठा हो रहा है, कि जिससे ये पता चल रहा है कि ये भी प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि ये भी जो हमारी सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ है या स्ट्रोक है, उसमें कंट्रीब्यूटरी हो सकता है। क्यों? और अभी ये तो नहीं कह सकते कि हम कि बिल्कुल प्रूवन है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यह एविडेंस हमारे को मिल रही है कि ये भी एक फैक्टर है जो कि स्ट्रोक को प्रीडिस्पोज कर सकता है, स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर यहाँ पर हो सकता है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर चौधरी, कोविड-19 ब्रेन स्ट्रोक, क्या कनेक्शन है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, कोविड-19 में जो पेशेंट्स सीरियस हो जाते हैं, मतलब सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर कोविड, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है या जिनको आईसीयू की जरूरत पड़ती है, उनके लंग्स काफी अफेक्टेड होते हैं, तो उनमें देखा गया कि बॉडी में ऐसे बहुत सारे तत्व बनते हैं जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स करते हैं। आपने अपने कैप्शन में भी दिखाया, डी डाइमर है, बहुत सारे अदर इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स हैं, और ये सारे दिमाग में जैसे आग लगा देती है। और ये जो है, ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो है, जिनको प्रीडिस्पोजिशन है ऑलरेडी, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको डायबिटीज है, इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, इनको स्ट्रोक हो सकता है।
कोविड से रिलेटेड स्ट्रोक डॉक्यूमेंटेड है और ये बहुत सारे शोध कार्य हुआ है, रिसर्च वर्क हुआ है, हमारे देश से भी हुआ है। हमने एक पूरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में के साथ हमने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें हमने दिखाया कि इंडिया में स्ट्रोक एक्चुअली कोविड के दौरान काफी बढ़ गए हैं। हालांकि काफी लोग अस्पताल नहीं पहुंच पाए पीक ऑफ कोविड-19, लेकिन ये ओवरऑल बड़ा है। तो कोविड एक तो ये है, और दूसरा ये है कि कोविड जब रिकवरी हो जाती है, रिकवरी होने के बाद उसका एक अलग से प्रीडिस्पोजिशन बनता है ब्रेन इफेक्ट होने का। उसको कहते हैं लॉन्ग कोविड। उसमें क्या होता है कि इंसान का सोच समझ कम हो जाता है, हर समय सुस्ती रहती है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो ब्रेन फॉग कहते हैं। उस तरह के सिम्टम्स भी आते हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जैसे आपने बताया कि कोविड के बाद बहुत सारे हमने यहाँ पर केसेस भी देखे हैं और कई समस्याएं भी यहाँ पर हुई हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि पहले से जिन लोगों को मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं थी, फिर कोविड से ग्रसित वो हो गए, तो बाद में और कितना ज़्यादा गंभीर हो गया उनके लिए अपने हम कहें कि मस्तिष्क का स्वास्थ्य, क्या कहेंगे डॉक्टर बजाज? ऐसा है कि जो लोग कोविड से ग्रसित हैं उनके केस में और भी कॉम्प्लिकेशन, जनरली ये देखा गया है कि वो सिर्फ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के नहीं, और भी प्रॉब्लम्स उनके साथ होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। तो उसकी जो मैनेजमेंट है, जो उसका इलाज है, उसके लिए हमारे अभी ये हम हर एक के लिए इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। तो उसमें हमें बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि अब जैसे ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए जैसे एक्यूट स्ट्रोक करके आता है कोई पेशेंट, तो उस सिचुएशन में ये नहीं है कि हम हमेशा ही हर बार जैसे और साधारणतः मरीजों में थ्रोम्बोलिसिस करते हैं, हर केस में हम कर पाएंगे। तो उनका इलाज में और भी फैक्टर्स जुड़ जाते हैं और हमें उसके हिसाब से इंडिविजुअलाइज करके हर पेशेंट के बाकी के सिस्टम, बाकी के जो इन्वॉल्वमेंट है, बाकी की जो परेशानियां हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए इसका इलाज करना होता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे। बिहार से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, शालिग्राम जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हम हर्निया का ऑपरेशन करवाए थे, समझे ना, 12 तारीख 12 अक्टूबर को। आपकी आवाज हम स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रहे हैं, अपना सवाल दोहरा दीजिए। 12 अक्टूबर को हर्निया का हम ऑपरेशन करवाए हैं, समझे ना। ऑपरेशन करवाया है आपने? हाँ, 12 अक्टूबर। किस चीज का ऑपरेशन करवाया है? हर्निया। हार्निया का ऑपरेशन करवाया है जी। क्या पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं कि हम 12 तारीख को करवाए हैं और 23 तारीख हो गया, काम पर कब जा सकते हैं? 12 तारीख को करवाया है आपने हर्निया का ऑपरेशन और अब 23 तारीख हो गया है। अब आप काम पे जाने के बारे में जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर, हर्निया का ऑपरेशन ही करवाया है इन्होंने, जानना चाहते हैं कितनी दिनों में बाहर जा सकते हैं? डॉक्टर चौधरी, एज अ डॉक्टर क्या सलाह रहेगी, ऑपरेशन के बाद कितना रेस्ट यहाँ पर जरूरी? नहीं, नॉर्मली हर्निया ऑपरेशन अगर नॉर्मल हर्निया ऑपरेशन है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो यूजुअली, हालांकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन जनरली 2 वीक्स के बाद आप जनरली मोबाइल हो सकते हैं, मतलब काम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जैसे भारी चीज सामान उठाना और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाना, ऐसा नहीं कीजिए, बहुत लंबे दौर तक खड़े रहना, ये सब दिक्कत कर सकती है। लेकिन बेस्ट होगा जिन्होंने आपका ऑपरेशन किया है उनसे सलाह कीजिए और वो आपको सटीक बोल सकेंगे कि कब तक, बट जनरली 2 हफ्ता एक टाइम होता है जिसके बाद आप अपना लेकिन फिर भी अगर अपने डॉक्टर से यहाँ पर सलाह ले लें तो ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा यहाँ पर शालिग्राम जी। और ऐसे ही आपके सवालों के जवाब, ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जानकारियां पहुंचाते रहेंगे आप तक। लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कल में जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं हम आज कोविड के साइड इफेक्ट्स और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। देश के 2 बड़े न्यूरोलॉजिस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब देंगे। ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कुछ भी जानना है, आपको समझना है, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। बता दें इस वक्त भी हरियाणा से बृजमोहन जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या है उनकी समस्या, आइए जान लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मेरे को डॉक्टर किस चीज की समस्या है आपको? पैरालिसिस की समस्या है। कितने सालों से? 7 साल से। 7 साल से जी। मेरा राइट हाथ जो है वो काम नहीं करता है। हाथ थोड़ा बहुत मगर हाथ नहीं काम करता। अभी तक ये समस्या ठीक नहीं हुई है? ना। आप नेटवर्क एरिया में अगर हमसे बात करेंगे आकर के तो ज़्यादा सही रहेगा, या फिर अगर कोई घर में हो आप उनसे भी बोल सकते हैं कि वो नेटवर्क एरिया में आके बात करें। हम जितना समझ पाए हैं वो यही है कि राइट साइड में पैरालिसिस है, 7 साल हो गए हैं, समस्या यूं ही बरकरार बनी हुई है। डॉक्टर चौधरी कुछ आप इनसे पूछना चाहेंगे या फिर कुछ बताना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि इससे ये मालूम होता है कि आपका जो स्ट्रोक है वो बड़ा स्ट्रोक हुआ था और जिसके बाद आपको ये कॉम्प्लिकेशंस और रेसिडुअल जो डेफिसिट है, आपका जो बचा हुआ जो ये दिक्कतें हैं, डिसेबिलिटी है, ये हो रहा है। इसका उपाय यही है कि आपको रिहैबिलिटेशन यानी कि वर्जिश करके धीरे धीरे इसमें उन्नति लानी पड़ेगी। और आजकल बहुत सारे ऐसे अदर ट्रीटमेंट भी उपलब्ध हैं, जैसे हम थोड़ा इंजेक्शन लगाते हैं अगर आपका बहुत सख्त हो गया है हाथ या पैर, तो उसके बाद फिर आपका वर्जिश करने में आसानी रहती है। इसके अलावा कुछ हम सपोर्टिव एलिमेंट्स देते हैं जिसको ऑर्थोसिस कहते हैं, हम कुछ सपोर्ट्स देते हैं जैसे वॉकिंग, स्पेशल वॉकिंग स्टिक्स देते हैं, पकड़ने का चीज देते हैं, तो इससे आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो आप बेशक मेरे से संपर्क कर सकते हैं जीबी पंत अस्पताल में, और हमारा एक स्ट्रोक यूनिट है, स्ट्रोक फैसिलिटी है, वहां पर हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, और अब मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी डॉक्टर बजाज का। डॉक्टर बजाज, अगर हम बात करें यहाँ पर बेल्स पैल्सी की, जिसमें मुंह का लकवा होता है, अक्सर लोग इसे ब्रेन स्ट्रोक समझ लेते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेल्स पैल्सी की वजह होती है एक फेशियल नर्व, एक नर्व जो हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से से आ रही होती है, वो कान के पीछे से आती है और बाकी की फेस की सारी मसल्स को एक्टिवेट करती है जी। तो बेल्स पाल्सी में आमतौर पर ऐसा होता है कि सूजन आ जाती है कान के पीछे वाले हिस्से में, जिसकी वजह से वो नस काम करना बंद कर देती है और फेस में कमजोरी आ जाती है। हालांकि ये कमजोरी आमतौर पर उतनी एकदम से नहीं आती जैसे स्ट्रोक में आती है। स्ट्रोक में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर चौधरी ने अभी बताया कि लाइक ए बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू, लाइक ए बिजली गिरने की तरह होती है, जैसे एकदम से अचानक आती है। ये जो वीकनेस है आमतौर पर थोड़े समय लेती है। आमतौर पर कान के पिछले हिस्से में थोड़ा दर्द भी होता है शुरू में, और उसके कुछ एक दिनों में, कुछ एक आध दिन के अंदर या कुछ एक घंटों में ये वीकनेस का जो फेस में वीकनेस का रूप ले लेती है। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि जब भी ये हो, डॉक्टर के पास जाना, तुरंत जाना अच्छा ही है, क्योंकि ये भी कभी कभी स्ट्रोक तो हो ही सकता है, कारण हो सकता है। तो डॉक्टर की सलाह इसमें जरूर लेनी चाहिए। कोविड के बाद इसके केसेस हमने बहुत देखे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कोविड के बाद ये फेशियल नर्व पैरालिसिस ही नहीं, और भी तरह के नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। हाथों पैरों की नर्व्स का, जिसको हम जीबी सिंड्रोम कहते हैं, गिलन-बारे सिंड्रोम, वो भी जिसमें कि कमजोरी आ जाती है हाथों में, पैरों में, और वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है, और उसमें फेशियल इन्वॉल्वमेंट भी काफी कॉमन पाई गई है, तो ये भी देखा गया है। तो कोविड के केस में और तरह की क्रेनियल नर्व्स, ये क्रेनियल नर्व्स कहते हैं हम इनको, जैसे जो फेशियल नर्व है ये 7वीं नंबर की है, 12 नर्व्स आती हैं हमारे ब्रेन से। कौन कौन सी नर्व्स हैं जानेंगे आपसे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम शामिल कर लेते हैं। रंजीत जी हमारे साथ बिहार से फोन लाइन पर हैं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जो हमको डाइजेशन का प्रॉब्लम आता है और नींद नहीं आती है। रात को आपको नींद नहीं आती है और डाइजेशन की भी समस्या है? हमको भूख नहीं लगता है, कॉन्स्टिपेशन आता है, गैस बहुत बनता है।
जी, हालांकि हम यहाँ पर बात ब्रेन स्ट्रोक की कर रहे हैं, लेकिन अगर नींद नहीं आ रही है, ये सब समस्याएं हो रही हैं, तो हम कुछ सलाह इनको दे सकते हैं क्या डॉक्टर चौधरी? बिल्कुल, नींद ना आना एक कॉमन कंडीशन है और ये इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी रह सकती हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि नींद कब नहीं आ रही है, शुरुआत में नहीं आ रही है या एक बार नींद आने के बाद जल्दी खुल जा रही है। अगर शुरुआत में नहीं आ रही है तो ज्यादा एंजाइटी वाले सिम्टम्स होंगे आपके पास, और अगर बाद में अर्ली मॉर्निंग खुल जाती है तो ज्यादा डिप्रेशन वाले सिम्टम्स हो सकते हैं। ब्रेन डिजीज में भी काफी सारे समय आपका नींद का प्रॉब्लम आ सकता है। आप दिन में ज्यादा सो रहे हैं अगर तो रात में नींद नहीं आएगी। आप कितना फिजिकली एक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपको कोई सांस की दिक्कत तो नहीं है जिसके लिए रात में आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, उसमें भी नींद आने में दिक्कत आती है। तो बहुत सारे कारण होते हैं इसमें नींद में। कुछ लोगों को नींद में पैर झटकाने या हाथ झटकाने की स्वभाव रहता है, उससे भी उनकी नींद खराब होती है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ेगा। और दूसरे जो आप सिम्टम्स बताए कि पैल्पिटेशन और गैस है ना, ये भी बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। इसलिए मेरे ख्याल से आप एक बार अपने लोकल डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, वो आपको इसका निदान बताएंगे और उसका उचित चिकित्सा जो है वो बताएंगे। जी, पाचन में भी कई बार प्रॉब्लम होने से नींद में प्रॉब्लम होती है। जी, जैसे वो कह रहे हैं कि डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी कई बार दिक्कत है। तो एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिए, आपके नजदीकी जो भी वहां पर उपलब्ध है। इसके साथ बढ़ते हैं डॉक्टर बजाज, आप 12 नर्व्स की बात कर रहे थे जो ब्रेन में जाती हैं, जिससे हमें हमारे पूरे हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, क्या कहेंगे इस पर आप? इसके बारे में भी यही कहना चाह रहा था कि बेल्स पाल्सी, जैसे आपने पूछा कि और कौन कौन सी नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हमने देखा है इस दौरान कि कोविड के बाद सिर्फ बेल्स पाल्सी या फेशियल पैरालिसिस ही नहीं, और भी जो और क्रेनियल नर्व्स हैं, जिसको हम जैसे कहा जाए 9वें नंबर की, 10वें नंबर की, 11वें नंबर की नर्व्स जो हैं, जो हमारे स्वॉलोइंग को, हमारे निगलने की प्रक्रिया को कंट्रोल करती हैं, उसमें भी हमने काफ़ी मरीज ऐसे देखे हैं जिनमें कि ये प्रॉब्लम आई कोविड के बाद। तो इसमें काफ़ी हद तक काफ़ी, तो ये तमाम तरह की समस्याएं हैं, लेकिन इलाज संभव है इनका, और वो तभी संभव है जब सही समय पर हम डॉक्टर का यहाँ पर रुक कर लें। बिल्कुल, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया मुझे, और वो बताते भी नहीं हैं, तो ऐसे में समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ये स्पेशली जो कोविड के बाद वाले जो ये न्यूरल प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ तो हैं जो कि इलाज लायक हैं और कुछ है अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। जैसे बेल्स पाल्सी काफी हद तक अपने आप भी ठीक हो जाते हैं जी, ठीक है। लेकिन कुछ हैं जैसे दिमाग का संतुलन बिगड़ जाना, जैसे होश और हवास में परिवर्तन आना, या जिस तरह स्ट्रोक की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रोक हो जाना, तो ये सारे में आपको ब्रेन में परमानेंट डैमेज होने की संभावना रहती है और जिससे आपको बाद में जाके दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई भी सिम्टम्स आए, कोई भी लक्षण आए कोविड के बाद या वैसे भी आए, तो भी हमें यहाँ पर अलर्ट रहना है, आप डॉक्टर के पास पहुंचे। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक ऐसा है कि देखिए, ऐसा है कि हमारे अगर कुछ सेकंड के लिए रक्त जो है वो प्रभाव जो है वो बंद होता है ब्रेन में, तो हजारों की संख्या में ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं जी। तो इसीलिए जैसे इन्होंने बताया कि मैं 7 साल से बीमार हूं, लेकिन पैरालिसिस हो, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, तो अगर वो टाइम से शायद पहुंचते तो ये इलाज संभव होता। तो ये हम मशवरा देना चाहते हैं हमारे दर्शक को कि आप अगर कोई भी लक्षण आए ऐसे, तो उसमें घर में मत बैठे रहिए, तुरंत आप अस्पताल में जाइए और एक सीटी स्कैन करा के उसका जो निदान है वो। अक्सर लोग सोचते हैं कि अरे अभी ये हुआ है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा, रात को हुआ है सुबह जाऊंगा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन इसमें एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम नंबर्स में देखें तो हर मिनट जो ब्लड सप्लाई, जो खून की रुकावट रहती है ब्रेन में, हर मिनट में 20 लाख के करीब न्यूरॉन्स, जो न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। और हर घंटे में अगर हर घंटा जो ब्लड की सप्लाई में कोई रुकावट रहती है और कमी रहती है, हर घंटे में ब्रेन की उम्र तकरीबन 3.5 साल कम हो जाती है, 3.5 साल बढ़ जाती है आई से। यानी कि जो ब्रेन का उम्र है, जो आदमी का जो ब्रेन जो है वो 3.5 साल ज्यादा उम्र दराज बढ़ जाता है उम्र में। तो ये एक बहुत ही गंभीर परेशानी है, उसको पहचानना जरूरी है। इसीलिए ये तो आपने बताया जो लक्षण के बारे में और क्या करना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्रिवेंशन। हम इसको, अगर हमारे को ये जानकारी अगर मिल जाती है आज के इस प्रोग्राम के बाद कि भाई ये हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, मोटापा आना, एक्सरसाइज ना करना,
मन में तनाव रखना, पोल्यूशन के अंदर रहना, तो ये सारी चीज को कुछ हद तक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह से और प्रिवेंशन कर सकते हैं जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, पहले उनका हम सवाल का जवाब दे देते हैं। दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, ये जाने क्या है उनकी समस्या। हेलो जी मैम, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैम मुझे आप कोविड के बाद मैं पहले पढ़ता था, उसके बाद आफ्टर कोविड के बाद मैं पढ़ता हूँ ना, तो दिमाग में मतलब बहुत जल्दी थक जाता है और एक राइट हैंड साइड मेरा दिमाग भारी सा रहता है, ऐसा लगता है मुझे जी। और अपना पूरी ताकत नहीं लगा पाता, ज्यादा देर में पढ़ नहीं पाता, दिक्कत होती है आफ्टर कोविड में। आफ्टर कोविड साइड इफेक्ट है क्या कहेंगे? ये मैं जैसे बता रहा था, इस पढ़ाई में अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं दे पाता, करना तो मैं चाहता हूँ मगर दिमाग बहुत जल्दी थक जाता है। हाँ, तो कितना दिन हो गया आपको कोविड हुए? कोविड हुए मेरे 5-6 महीने हो गए। हाँ, तो जनरली देखा गया है कि 6 महीने तक तो ये सिम्टम्स रह सकते हैं, जिसको लॉन्ग कोविड कहते हैं या लंबे अरसे का कोविड का असर कहते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। तो आप घबराइए नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका ये धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। और इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचिए मत कि मैं क्या ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक हो रहा है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। इससे भी मैंने देखा है काफी लोग बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं जी, ये भी तनाव बढ़ाता है, तो वो उससे भी प्रॉब्लम होता है रिकवरी में। तो धीरे धीरे ये रिकवर हो जाता है, देखा गया है मोस्टली बाय अबाउट 6 months to 9 months ये धीरे धीरे रिकवर कर जाता है, तो ये अच्छी बात है जी। धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, इसको सोच कर अपना तनाव और भी ज्यादा यहाँ पर ना बढ़ाइए। बिल्कुल, प्रिवेंशन के बारे में आप कह रहे थे डॉक्टर चौधरी, और किस तरह से प्रिवेंशन कर सकते हैं सभी लोग? नहीं, प्रिवेंशन तो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये अपने रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर आपको अपने ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराया तो आपको मालूम नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर है। अगर आपने शुगर का जांच नहीं कराया तो आपको मालूम नहीं कि शुगर है। अगर आपने कोलेस्ट्रॉल का जांच नहीं कराया, आप खाए जा रहे हैं, आपने सारे घी, मक्खन, तेल सारे चीज ले जा रहे हैं, सेवन करे जा रहे हैं, आपका वेट बढ़ जा रहा है, लेकिन आप उसमें नजर नहीं कर रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं, आप पार्टी में जाके कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, ये सारे जो है ये आपको हेल्थ को कभी ना कभी जाके इफेक्ट करेगा। उस टाइम तो नहीं करे, लेकिन लंबे टाइम पे हम कहें तो ये इफेक्ट जरूर करेगा। साइलेंट किलर्स जी, साइलेंट किलर्स है, इसलिए हमें यहाँ पर बिल्कुल अलर्ट हो जाने की जरूरत है, सतर्क हो जाने की जरूरत है। ब्रेन स्ट्रोक के संबंध में बहुत सी जानकारी हमारे विशेषज्ञ ने हम तक पहुंचाई हैं, लेकिन उसी से संबंधित एक रिपोर्ट भी है हमारे पास, आइए आपको दिखा देते हैं। हार्ट अटैक तो हम सभी जानते हैं, लेकिन ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक को लेकर लोग ज्यादा सचेत नहीं रहते। बता दें, कभी उम्र दराज लोगों की बीमारी समझे जाने वाले ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में अब युवा भी आ रहे हैं। जाहिर है, गलत लाइफस्टाइल। ये है हमारे शरीर का पावर हाउस, यानी हमारा मस्तिष्क। गौरतलब है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता और उसके सोचने की शक्ति उसके दिमाग पर ही निर्भर करती है। यह दिमाग हमारे शरीर के लिए ठीक वैसा ही काम करता है जैसा कि किसी कंप्यूटर के लिए उसका CPU। मस्तिष्क में जितने विद्युत संदेश एक दिन में पैदा होते हैं, उतने दुनिया भर के टेलीफोन भी नहीं कर सकते। बात चाहे ऑफिस में काम करने की हो या खेत खलियानों में रुपाई और बुआई की, ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क के जरिए ही होती है। लेकिन आज के भागम भाग जिंदगी में लोग मानसिक तनाव और अवसाद के शिकार हो रहे हैं। सिर दर्द, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना जैसे लक्षण तो आम हैं, लेकिन यदि किसी कारणवश मस्तिष्क प्रभावित हो जाए तो शारीरिक क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर या लकवा हो सकता है। इसका असर मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर पड़ता है। गौरतलब है कि दिमाग की कोई नस जब अचानक ब्लॉक हो जाए या फट जाए तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहा जाता है। ये बहुत इमरजेंसी की स्थिति होती है। मस्तिष्क को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन हृदय से होते हुए पूरे शरीर में रक्त के जरिए संचालित होती है। जब भी इनमें से कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त या अवरुद्ध हो जाती है या फिर इनमें खून का थक्का जम जाता है, तब उसके बाद
रक्त प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता तो लकवा हो सकता है, उसके बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि जानकारी न होने के कारण मरीज की जान तक जा सकती है। हालांकि ब्रेन अटैक होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ब्रेन अटैक हाई ब्लड प्रेशर यानी उच्च रक्तचाप से होता है। इस रोग में कभी कभी मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार होते हैं। स्ट्रोक के लगभग 87% मामलों में खून के थक्का की समस्या देखने को मिलती है। दूसरे तरह के स्ट्रोक में मस्तिष्क की नसें फट जाती है, इससे उसके कुछ हिस्सों में अनियंत्रित रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है। चेहरे, हाथ या पैरों में अचानक सुन्नपन, अचानक से बोलने या समझने में दिक्कत, अचानक से साफ देखने में तकलीफ, चलने या बैलेंस करने में परेशानी, चक्कर आना और अचानक से बिना किसी कारण तेज सिर दर्द ब्रेन अटैक के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए जरूरी है तनाव मुक्त रहना, जीवन शैली को संतुलित रखना और नियमित व्यायाम और योग करना। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने एक और खास रिपोर्ट देखी हमारी ब्रेन स्ट्रोक के बारे में और करीब से जाना है। इसी से संबंधित हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर चौधरी, ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, तो ब्रेन स्ट्रोक एक जनरल टर्म है जिसका मतलब ये है कि ब्रेन में अटैक हुआ है। तो मैं ब्रेन अटैक को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ब्रेन अटैक कॉमन लोगों के लिए ब्रेन में अटैक हुआ है, जैसे हार्ट में अटैक हुआ है तो हार्ट अटैक, ब्रेन में अटैक हुआ है तो ब्रेन अटैक। अब ब्रेन अटैक के दो टाइप के हैं, एक है हेमरेज और एक है जिसमें रक्त प्रवाह का संचलन बंद हो जाता है या कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इस्कीमिया, इस्कीमिक स्ट्रोक। सो हेमरेज और इस्कीमिक, एक में रक्त की कमी और एक में नस फूट जाना, तो दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही जानलेवा हो सकता है और दोनों में डिसेबिलिटी यानी कि उसके वजह से जो कमजोरी आ जाती है, जो परेशानियां आ जाती है, उसके वजह से जिंदगी में जो बदलाव आ जाता है, उसके लिए बहुत ही फैमिली और पर्सन सब अफेक्टेड हो जाते हैं। जॉब में नहीं जा सकते, आप दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके लिए स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसको हमें प्रिवेंट करना है। That is the most important thing. और इसके बारे में एक मैं और भी बताऊं, हमने लक्षण की बात कर रहे थे, एक और लक्षण होता है जिसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं, यानी कि TIA, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। जब किसी को ये रक्त प्रवाह में कमी आती है, कुछ लोगों में, स्पेशली जिनके यहाँ गले के आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, इसमें जैसे रुकावट आ जाती है, तो उसमें क्या होता है कि थोड़े क्षणों के लिए रक्त प्रवाह में बहुत कमी आ जाती है। उसके वजह से सिम्टम्स आ जाते हैं कि अचानक थोड़े टाइम के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए हाथ पैर में कमजोरी आया, फिर ठीक हो गया। दिखाई देने में दिक्कत हुई, आंखों से रोशनी चली गई, फिर ठीक हो गया। तो ये सारे वार्निंग सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा हुआ और ठीक हो गया, उसके बाद अगर आप डॉक्टर के पास नहीं गए तो वो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकता है, बहुत बड़ा रूप ले सकती है, गंभीर रूप ले सकता है। तो ये अलर्ट है, हमारी बॉडी हमें वार्निंग दे रही है, हमें इसको पहचानना है, यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ऐसे में जैसे आपने ब्रेन हैमरेज के बारे में बता दिया कि क्या होता है, माइग्रेन की भी समस्या काफी हम देखते हैं, आमतौर पर हर दूसरे व्यक्ति को हम देखते हैं कि माइग्रेन की समस्या हो रही है। तो ऐसे में माइग्रेन और ब्रेन स्ट्रोक या जैसे डॉक्टर चौधरी कह रहे हैं ब्रेन अटैक, इसके बीच में क्या संबंध है? डॉक्टर बजाज, क्या कहना चाहेंगे आप? माइग्रेन जो है, उसके जो मरीज हैं उनको ये, जैसे अभी इस समय के साथ हमारे पास काफ़ी एविडेंस इस बारे में आ रही है कि उनको भी काफ़ी तरह के जो कोग्निटिव इश्यूज भी होते हैं और उनको स्ट्रोक होने की संभावना भी होती है। उनको छोटे छोटे खून के ऐसा कह सकते हैं कि छोटे छोटे एरियाज ब्रेन में ऐसे बन सकते हैं उनमें, जिनमें कि खून की या ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ा कम पहुंचती है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें ऐसे हमेशा ऐसा नहीं है कि जिस तरह से स्ट्रोक प्रेजेंट करता है, जैसे स्ट्रोक आता है उस तरह से नहीं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको धीरे धीरे दिमाग के कुछ हिस्सों में प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा एक तरह का खास तरह का माइग्रेन भी होता है जिसमें कि कमजोरी आती है। डॉक्टर बजाज, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल सुन लेते हैं, उनका जवाब दे देते हैं, फिर हम इस पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बिहार से इस वक्त सोनू जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो 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 मैम, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मैम मेरा जैसे ब्लड प्रेशर है मैम, काफी लो हो जाता है जी। ऐसे तो हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब नॉर्मली 140 रहता है बीपी, पर कभी कभी क्या होता है कि ब्लड प्रेशर काफी लो हो जाता है, 90/70 के आसपास आ जाता है जी। और उस टाइम मैम इसका कुछ ब्रेन पे भी असर होगा और या नहीं तो, और उस टाइम क्या होता है मैम कि सीने में भी बहुत ज्यादा दर्द होता है जिस टाइम बीपी लो होता है, और वो क्या होता है 4-5 घंटे बाद रिकवर हो जाता है वापस। जी डॉक्टर चौधरी क्या कहेंगे? तो आप क्या कोई हाई ब्लड प्रेशर के लिए कोई दवाई लेते हैं क्या? हाँ सर, दवाई है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपकी दवाई का जो मात्रा है उसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको काफ़ी समय काफ़ी कम कर दे रही है। तो आप अपने जो फिजिशियन हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए और उनको ये बात बताइए। और आजकल एक हमारे पास यंत्र है जिससे हम 24 घंटे एम्बुलेटरी, मतलब चलते फिरते हुए ब्लड प्रेशर का मेजर कर सकते हैं। तो उस यंत्र से अगर हम आपका मेजर करें कि 24 घंटे में कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डोज जो है आपका कम कर सकते हैं, और जिससे आपको ये परेशानी हो सकता है। और ये परेशानी जेन्युइन है, आप जो कह रहे हैं कि छाती में दर्द हो जाए, काफ़ी समय ब्रेन में भी कम रक्तचाप हो सकता है, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप डॉक्टर से परामर्श करें और उसका अपना डोज जो है उसको एडजस्ट कराएं। जी बिल्कुल। तो सोनू जी आपको क्या करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। फिर से रुक कर लेते हैं डॉक्टर बजाज का। डॉक्टर बजाज, आप जानकारी दे रहे थे माइग्रेन और ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। कुछ माइग्रेन ऐसे भी होते हैं जिसमें कि माइग्रेन भी कई प्रकार के हैं। उनमें से ऐसा हो सकता है कि एक तरफ का हाथ पैर कमजोरी आ जाए, और वो आम तौर पर वो जो कमजोरी आती है वो कुछ समय के लिए आती है और वो रिकवर भी हो जाती है। और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिनमें माइग्रेन की तरह के सरदर्द होता है, लेकिन उनको, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो उनमें माइग्रेन के साथ साथ स्ट्रोक भी होता है, क्योंकि वो जेनेटिक इश्यूज हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी साथ में हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हमें यहाँ पर सतर्क रहना चाहिए। माइग्रेन के आप पेशेंट्स को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर चौधरी यहाँ पर? हाँ, देखिए, माइग्रेन का मुख्य रूप जैसे डॉक्टर बजाज ने बताया है कि एक कहते हैं माइग्रेन विद ऑरा। ऑरा का मतलब ये होता है कि उसको कुछ समय के लिए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे आंख के आधे हिस्से में आपका दिखाई देने में दिक्कत आ गई, ठीक है, सडनली ऐसे चमकते हुए सितारे नजर आए और उसके बाद बहुत सीवियर हेडेक हो गया, माइग्रेन का हेडेक हो गया, या हाथ पैर में झंझनी हो गई, या बोलने में दिक्कत आ गई, या हाथ पैरों में कमजोरी आ गई। तो ये जो पेशेंट्स हैं ये ज्यादा प्रीडिस्पोज्ड हैं स्ट्रोक के या वैस्कुलर इवेंट से, स्ट्रोक होने से। तो इन सब मरीजों में स्पेशली जो विमेन है, क्योंकि माइग्रेन ज्यादातर वुमेन में होता है, महिलाओं में होता है, तो उनमें दो चीज का बहुत इंपॉर्टेंट, 2-3 चीजों का, एक तो उनका ब्लड प्रेशर अच्छी तरह मेंटेन करना चाहिए, दूसरा उनको अगर कोलेस्ट्रॉल है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, तीसरा उनको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, और चौथा उनको जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उसके इस्तेमाल में परहेज रखना चाहिए, मतलब वो उनके लिए ठीक नहीं है, उनको स्ट्रोक होने का संभावना बढ़ाती है वो। तो ये 4 चीजें आपको उनके लिए करना है। बट ये देखा गया कि जनरली जो माइग्रेन होता है, जिसको फ्रीक्वेंट माइग्रेन होता है, बहुत ज्यादा होता है, महीने में 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन होता है, उनमें ये सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए माइग्रेन का इलाज कराना पर से इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, किस तरह आप इलाज कराएंगे वो एक स्पेशल हेडेक डॉक्टर ही आपको बता पाएगा, न्यूरोलॉजिस्ट ही बता पाएगा कि किस तरह उसको हम कम कर सकते हैं। तो इसीलिए नहीं सिर्फ कि दर्द की गोली खा लें और ठीक हो गए और फिर नेक्स्ट दिन काम में जुट जाए। अक्सर लोग नजरअंदाज ही करते हैं इसे, सोचते हैं आम सा सर दर्द है, चाय पी लो या फिर कुछ घर में ही रखी दवाई खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो देखिए, नजरअंदाज नहीं करना है, आप अपना ध्यान खुद से ही रखेंगे, खुद ही आपको यहाँ पर सतर्क रहना है और डॉक्टर का रुख करना है। अंतिम टिप्पणी में आप दोनों से ही लेना चाहूंगी, वर्ल्ड ब्रेन स्ट्रोक डे है अगले हफ्ते, हमारे दर्शकों के लिए क्या अहम संदेश रहेगा? पहले डॉक्टर बजाज, आप हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे हम सब समझ ही चुके हैं कि स्ट्रोक जो है, जो हर मिनट जो खून की सप्लाई है, जो खून जो है पहुंच रहा है, उसमें कमी है, हर मिनट महत्व रखता है। और टाइम इज ब्रेन एक्चुअली। जी, आप जितना टाइम कम लगा के अपने ठीक अस्पताल में जहाँ पर ये सर्विसेज स्ट्रोक केयर की अवेलेबल हैं पहुँचेंगे और सही इलाज कराएंगे, उतना ही कम नुकसान
आपको होगा। जैसे डॉक्टर चौधरी ने 4.5 घंटे का यहाँ पर गोल्डन पीरियड बताया बिल्कुल है। बिल्कुल 4.5 घंटे के अंदर हम खून एकदम से क्लॉट बस्टर दे सकते हैं, दवाई दी जा सकती है। और ये ऐसे तभी संभव है कि जब ठीक अस्पताल में जाएं। कई बार क्या होता है कि जब किसी को स्ट्रोक होता है तो वो कई बार मतलब किसी क्लिनिक में चले जाते हैं या सिर्फ फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो कई बार ठीक नहीं होता है क्योंकि उसमें टाइम खराब हो जाता है। तो सही जगह पे एक अच्छे अस्पताल में जहां पर ये सर्विसेज अवेलेबल हैं वहां जाना चाहिए। और प्रिवेंशन भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डॉक्टर चौधरी ने पहले भी बताया है। इसके बारे में हमेशा से कहते हैं कि इलाज से तो बेहतर बचाव है, हमें यहाँ पर बचाव की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर चौधरी आपकी क्या यहाँ पर सलाह रहेगी हमारे सभी दर्शकों? मैं तो दर्शक को यही बताऊंगा, देखिए आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है ब्रेन। ब्रेन सब कुछ चला रहा है। आप दिल करते हैं आप, लेकिन दिल भी ब्रेन चला रहा है जी। तो ब्रेन गया तो सब गया जी, ये समझ लीजिए। तो ब्रेन की रखवाली करना, ब्रेन को स्वस्थ रखना हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ठीक है तो कहते हैं दिल है तो जहान है, मैं कहता हूं ब्रेन है तो जहान है। दिस इज माई मैसेज। जी, ब्रेन है तो जहान है। देखिए बहुत जरूरी है कि हम अपने मस्तिष्क को भी यहाँ पर स्वस्थ रखें। किस तरह से बचाव कर सकते हैं, क्या वार्निंग हो सकती हैं, क्या चेतावनियां हमारा शरीर हमें देता है कि अब हमें यहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाने की या फिर इलाज की जरूरत है, इस सब के बारे में आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको बताया है। हमारे विशेषज्ञों ने जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगे आप दोनों का ही। आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की हमारे सभी दर्शकों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो हमारे विशेषज्ञों ने जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे और स्ट्रोक के प्रति आप स्वयं भी जागरूक रहेंगे और साथ ही साथ और लोगों को भी जागरूक अवश्य ही करेंगे। पिछले सप्ताह बता दें आपको हमारे पास बहुत सारी मेल्स आई हैं। जैसे कोलकाता से राकेश कुमार जी ने लिखा है कि उन्हें कान से कम सुनाई देता है और इन्फेक्शन भी रहता है, क्या करूं मैं, क्या फायदा किस तरह से मुझे हो सकता है। वहीं राजस्थान से 17 साल के केशव ने लिखा है कि आंखों की जो रोशनी है वो कम होती जा रही है, काफी चिंतित हूं, क्या कर सकता हूं। हम आपको आश्वासन देते हैं कि बहुत ही जल्दी विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें बेझिझक लिखते रहिए या फिर मेल करती रहिए। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही हमारी ईमेल आईडी भी आपको बता देते हैं। ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।